देखो, बात करते हैं अपन सॉइल पीएच की, और इसी में हम बात कर लेंगे एसिडिक सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, ये सभी चीज़ें क्या है। देखो, पीएच के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते ही हैं कि पीएच क्या होता है और पीएच एक्चुअल में किस चीज़ को डिनोट करता है और पीएच से हम क्या पता लगाते हैं। देखो, हम यहाँ पर वैसे बात तो कर रहे हैं सॉइल पीएच की, लेकिन पीएच तो आप हर किसी का पता लगा सकते हो। आप जो फूड मटेरियल इनटेक कर रहे हो, खा रहे हो, उसका पीएच पता लगा सकते हो, पानी का पीएच पता लगा सकते हो। एक्चुअल में जो पीएच होता है वो क्या बताता है, वो बताएगा कि भाई कोई भी चीज़ है वो एसिडिक है या एल्कलाइन है या न्यूट्रल है। हमें इन बातों का पता चलता है पीएच से कि भाई वो एसिडिक है, वो क्या कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, फूड मटेरियल हो सकता है, प्लांट टिश्यू हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी। आपका ब्लड हो सकता है, आपकी बॉडी हो सकती है, आपका सलाइवा हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, कोई भी चीज़। उसका अगर हमें पता लगाना है, नेचर पता करना है कि वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है कि न्यूट्रल है, तो पता कैसे करोगे? पीएच से करोगे। यहाँ पर एक्चुअल में पीएच है क्या? देखो, ये जो H है ना आपका, P का मतलब तो आपको पता है नेगेटिव लॉगरिथम, और H मतलब होता है आपका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। यानी कि ये क्या हो गया भाई? नेगेटिव लॉगरिथम हो गया। नेगेटिव लॉगरिथम हो गया किसका? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का। जैसे कि F लगा हुआ, H लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको PF बताया था, वैसे ही PH हो गया। वहां पर भी मैंने PH का ही एग्जाम्पल देकर के आपको PF समझाया था। तो PH, H क्या हो गया भाई? आपका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। और बात कर रहे हैं अपन किसकी? सॉइल पीएच की। तो ये हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन किसकी बात करेंगे अपन? ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन, ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन। सॉइल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम ही क्या कहलाता है? सॉइल पीएच कहलाता है। कहने का मतलब है कि सॉइल सॉल्यूशन के अंदर ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये कितनी मात्रा में है, वहीं से डिसाइड होगा कि वो कितना एसिडिक है, कितना एल्कलाइन है, या फिर वो न्यूट्रल है। दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, एक होता है H पॉजिटिव और दूसरा होता है OH नेगेटिव। ये सारा जो खेल है ना वो पानी का है। किसका है? पानी का, वाटर, H2O। अगर मैं इस H2O को तोड़ता हूं तो वो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में ही बदलेगा। देख लो, दोनों को जोड़ करके H2O ही बनेगा। ध्यान रखना, सॉइल अगर मान लीजिए ड्राई है तो ड्राई सॉइल का पीएच आप कभी पता कर ही नहीं सकते। पीएच हमेशा सॉल्यूशन का ही निकलता है, यानी कि जो सॉइल होगी उसमें आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा। वाटर ऐड होगा तभी तो वो हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव में बदलेगा, और तभी तो पीएच का पता चलेगा। यानी कि जब तक यहां पर सॉइल का सॉल्यूशन नहीं बन जाता, जब यहां पर सॉइल सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉइल सॉल्यूशन, अच्छा एक और चीज कि भाई ये दोनों जब हम मिलाते हैं तो ये किस रेशो में मिलाया जाता है, तो वो है आपका 1:2, 1:2 के रेशो में हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, ये 1:2 आपका सॉइल वाटर का है, ध्यान रखना, सॉइल इज टू वाटर। ये जो रेशो है वो सॉइल इज टू वाटर का है। इसमें यूजुअली अगर आप पीएच की रीडिंग लोगे, पीएच निकालोगे, तो वो एकदम एक्यूरेट पीएच आपको यहां पर मिलेगा कि भाई ड्राई सॉइल है और आपका वाटर, यानी कि सॉइल और वाटर का जो रेशो है वो 1:2 होना चाहिए, तो आपका सॉइल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें क्या होगा भाई? जब वाटर होगा तभी तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ से ये जो H पॉजिटिव है इनका आप पता कर लीजिए कि ये कितना है। जो ये भी इनका कंसेंट्रेशन आता है उसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लीजिए, वो आपका पीएच निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब जो भी इसका फॉर्मूला, जो इसका पीएच वाला फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? pH इक्वल्स टू log 1/H पॉजिटिव, 1/H पॉजिटिव। और इसी को अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा, log H पॉजिटिव। सिंपल है, ठीक है। थोड़ी बहुत जिनको मैथमेटिक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें बेसिकली लोग 10th और 12th क्लासेस में ही पढ़ लेते हैं, इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन नहीं आते। बेसिकली सॉइल पीएच किस चीज़ को डिनोट करता है, सॉइल पीएच एक्चुअल में है क्या, और कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सॉइल पीएच का कंसेप्ट दिया था। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक है सोरेनसन, नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना हो तो इस पर लगा लो IMP। सॉइल पीएच, ये जो शब्द है, टर्म पीएच और साथ में पीएच स्केल क्या है,
क्या इसके पैरामीटर्स हैं, वो सब कुछ सोरेनसन ने ही दिया था। पूरा नाम है इनका SPL सोरेनसन, और ये बात है कब की, 1909 की, 1909, यानी कि 1909 से पहले pH वगैरह के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं थी। इन्होंने pH शब्द दिया और pH स्केल वगैरह दी 1909 में। अब ये pH स्केल क्या है, इन्होंने एक्चुअल में बताया था कि भाई जो pH है वो एक रेंज में रहेगा, मतलब उसकी एक यूनिट रहेगी, और वो यूनिट जो है वो 0 से लेकर के 14 तक रहेगी, मतलब जो उसकी वैल्यू है वो 0 से लेकर के 14 तक रहेगी। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सॉरी 0 से है ना, तो 0 से करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 0 से लेकर के 14 तक, यानी कि जो pH की रेंज है वो कितनी है, 0 से लेकर के 14 तक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कलर ब्लैक लेते हैं। जो pH स्केल है उसमें कितनी रेंज दी है, 0 से लेकर के 14 तक दी है, यानी कि 0 से कम pH नहीं हो सकता और 14 से ज़्यादा pH नहीं हो सकता। 14 मैक्सिमम है और 0 आपका मिनिमम है। 0 से कम pH नहीं जाएगा और 14 से ऊपर कभी भी pH नहीं जाता। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई ये जो 7 आपको दिख रहा है ना, ये है इसकी न्यूट्रल वैल्यू। जब भी किसी सब्सटेंस का pH 7 आ जाए, मतलब वो क्या कहलाएगा, वो न्यूट्रल कहलाएगा। ये जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी न्यूट्रल है। इस pH 7, मतलब इस 7 वैल्यू से पहले की जो वैल्यू है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 0 से लेकर के 6 तक के बीच में, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं क्या, एसिडिक। किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू अगर 0 से लेकर के 6 के बीच में आ जाए, या फिर सिंपल सा अपन कहें लेस देन 7 हो जाए, 7 से कम हो जाए, तो आप आंख बंद करके कहेंगे कि वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। और अगर वैल्यू यहां पर उधर से हम बात करें, ये अपना 8 to 14, या फिर सिंपल सा हम कहें मोर देन 7, अगर pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कह देंगे, बेसिक, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एल्कलाइन। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एक शब्द होता है सैलाइन, एक शब्द होता है एल्कलाइन, सोडिक, सैलाइन, एल्कलाइन, ये सब क्या चीज़ है, ये सब इधर की वाली चीज़ें हैं। ये जो बेसिक है ना, ये सब इधर वाली चीज़ें, अभी बताएंगे इनको। तो ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं भाई। 7 से कम होगा तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा होगा तो वो आपका बेसिक कहलाएगा। यहाँ पर एक्चुअल में मैंने बताया था ना भाई, कंसंट्रेशन के ऊपर ये pH वैल्यू जो बढ़ेगी ना आपकी, जैसे मान लो pH में मैंने एक वैल्यू चेंज की, तो हाइड्रोजन आयन पर क्या असर पड़ेगा, 10 गुना ज़्यादा असर पड़ता है, 10 फोल्ड्स टाइम। अगर आप यहाँ पर एक वैल्यू चेंज करोगे तो वहाँ पर जो भी चेंज होगा वो 10 गुना ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि मान लीजिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 1 × 10⁴ ये है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे 40 ये है। तो pH वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जितनी भी 0 नीचे है उतना ही pH हो जाएगा। 4 0 है तो pH कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यही तो नेगेटिव लॉगरिथम होता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻, मान लीजिए 9 है, तो pH कितना हो जाएगा, pH वहाँ पर 9 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक बात बताई आपको कि pH में अगर आप एक वैल्यू चेंज करोगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ये 4 है, मतलब यहाँ पर 4 0 है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर pH को 4 से बढ़ा करके कितना कर दूँ, 5 कर दूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी, 4 0, 1 0 और बढ़ गई, 10 फोल्ड्स, यानी हर बार 10 गुना बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने pH अब बढ़ा दिया 6, पहले 4 था, अब मैंने 4 से कितना कर दिया, 6 कर दिया, तो 10 1 0 वैल्यू इसकी लगेगी, 1 0 उसकी भी लगेगी। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अब यहाँ पर 4 5 और 6, यानी कि अब 2 वैल्यू वाला बढ़ गया। 4 से 6 पर गया, यानी कि 100 टाइम्स बढ़ गया। 1 से अगर देखो 4 से लेकर के 5 पर जाएंगे तो 10 फोल्ड्स बढ़ेगा, मतलब 1 0 बढ़ जाएगी। 4 से लेकर सीधे 6 पर गए तो यहाँ पर 100 टाइम्स हो गया, मतलब 2 0 बढ़ गई। अगर आप 4 से लेकर के सीधे 7 पर जाओगे
तो यहाँ पर 1000 टाइम बढ़ जाएगा, मतलब 10 फोल्ड्स, 3 जीरो बढ़ जाएंगी। बेसिक सी बातें हैं, समझ रहे हो इन चीज़ों को? ठीक, अब और देखो, यहाँ पर थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन और किया गया है सॉइल पीएच को लेकर के। अब हमने ये तो कह दिया कि भाई लेस देन 7, कि भाई 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और हमने कह दिया कि अगर वो मोर देन 7, 7 से ज़्यादा है तो वो एल्कलाइन है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा कि भाई एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, वो एक्सट्रीमली एसिडिक है या मोस्टली एसिडिक, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है, या अल्ट्रा एसिडिक है, या मॉडरेटली एसिडिक है। इन सब चीज़ों पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन चीज़ों को देख लो। जैसे यहाँ पर अपन बात करें लेस देन 3.5, 3.5 से भी कम पीएच है, तो उसको कहेंगे हम लोग अल्ट्रा एसिडिक। अल्ट्रा एसिडिक क्या कहा जाता है उसको? अल्ट्रा एसिडिक। ये शब्द याद रखना जितने भी अपन चल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऐसी चीज़ों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 3.5 से कम है तो वो क्या कह गया अपना? अल्ट्रा एसिडिक। 3.5 से लेकर के 4.4 तक, 3.5 से लेकर के 4.4 तक हो गया आपका एक्सट्रीमली एसिडिक। एक्सट्रीमली एसिडिक, ठीक है। फिर उसके बाद 4.5, ध्यान रखना ये 3.5 से 4.4 है, फिर 4.5 से आपका जाएगा 5 तक। ये हो गया भैया आपका वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक या वेरी स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। ये शब्द जो लिखे जा रहे हैं इनको याद रखना। अल्ट्रा एसिडिक क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, अल्ट्रा एसिडिक सॉइल का पीएच, एक्सट्रीमली एसिडिक सॉइल का पीएच, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉइल का पीएच, ये हो गया। अब ऐसे फिर 5.1 से लेकर के 5.5 के बीच में बात करें तो ये है आपका वेरी से, अपन वेरी शब्द हटा दो, ये हो जाएगा केवल स्ट्रांगली एसिडिक, ये लो स्ट्रांगली एसिडिक। फिर आपका यहाँ पर 5.6 से लेकर के 6 तक चलेंगे तो वो हो जाएगा आपका मॉडरेटली एसिडिक, ये हो गया मॉडरेटली एसिडिक। फिर उसके बाद 6.1 से लेकर के हम चले यहाँ पर 6.5 तक, तो ये हो गया भाई आपका स्लाइटली एसिडिक, ये हो गया स्लाइटली एसिडिक। 6.6 से लेकर के हम चलते हैं यहाँ पर 7.3 तक, ये कहलाएगा आपका न्यूट्रल। इस शब्द को भी याद रखना। अभी हमने क्या बताया था कि भाई 7 वैल्यू होगी, अगर पीएच यहाँ पर 7 आता है तो वो क्या कहलाता है? न्यूट्रल कहलाता है। ये एकदम सही है। लेकिन सॉइल पीएच के केस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक रेंज मानते हैं, तो वो रेंज आपकी यही है। इस वैल्यू को आप याद रखना, 6.6 से लेकर के 7.3 तक, 6.6 टू 7.3। थोड़ा सा 3 वैल्यू हम लोग पीछे गए, 3 वैल्यू हम लोग ऊपर गए, ये आपका न्यूट्रल कहलाएगा, ठीक है। ये तो जग जाहिर है, ये तो होता ही है, 7 वैल्यू मतलब न्यूट्रल। लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रल से पहले और थोड़ा सा न्यूट्रल के बाद भी आपका न्यूट्रल ही है। तो सॉइल पीएच में वो याद रखना, 6.6 से लेकर के 7.3 तक है तो वो आपका न्यूट्रल है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि 7 से नीचे, तो आपको एसिडिक ही बताना है। आप ऐसे मत बोल देना, ये तर्क मत लगा देना यहाँ पर कि देखो यहाँ पर तो 6.6 लिखा है मतलब ये न्यूट्रल में है ना, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हैं। हो सकता है वो इस तरीके वाले, ये वाले क्वेश्चन पूछ ले तो वो ऑप्शन देगा, रेंज में देगा। पूछ लिया कि भाई बताइए न्यूट्रल कौन सा है, और ऑप्शन उसने 7 दिया ही नहीं है। जब 7 ऑप्शन ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर जो ऑप्शन दिए उसमें से हमको चुनना पड़ेगा, तो वहां पर फिर आपको इसके इर्द गिर्द देखना पड़ेगा। हो सकता है ऑप्शन में 7 ना हो, ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पर कुछ अलग ही दिए हो। मान लीजिए एक ऑप्शन दिया हो 6.9 दिया हो, दूसरा ऑप्शन दिया हो मान लीजिए 7.8, तीसरा ऑप्शन दिया हो मान लीजिए 4, चौथा ऑप्शन दिया हो मान लीजिए 3। अब आप कहोगे यहाँ पर 7 तो है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। क्वेश्चन गलत नहीं है, पूछने का तरीका है उसने, यहाँ पर उसने कम सही पूछा है, प्रॉपर सही तो है ही नहीं। तो थोड़ा सा गलत कौन सा है वो देख लो, 7 के आसपास ये है तो ये आंसर हो जाएगा। हो सकता है वो रेंज पूछ ले तो रेंज इस बीच में होना चाहिए, बात समझ रहे हो। और अगर वो डायरेक्ट यही पूछ ले कि भाई इनमें से एसिडिक कौन सा है, और ऑप्शन में 7 से नीचे हो, तो आपको फिर वही आंसर देना है कि 7 से नीचे हमेशा एसिडिक होता है, लेकिन रेंज ये चलेगी। तो 6.6 से लेकर के 7.3 तक हो गया न्यूट्रल। उसके बाद आ जाओ 7.4 से लेकर के 7.8 तक, ये है आपका स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली
एल्कलाइन। ठीक है, फिर उसके बाद अपना 8.5 से लेकर के 9 तक, 8.5 से लेकर के 9 तक ये है आपका स्ट्रांगली एल्कलाइन, स्ट्रांगली एल्कलाइन। 8.5 से लेकर के 9 तक आएगा आपका स्ट्रांगली एल्कलाइन, और फिर 9 के ऊपर जा रहा है तो वो आपका कहलाएगा वेरी स्ट्रांगली एल्कलाइन, वेरी स्ट्रांगली एल्कलाइन। ठीक है, तो ये जितने भी रेंज बताई हैं किसके लिए क्या शब्द यूज किया गया है वो अच्छे से आपको याद रखने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ें, अब चलते हैं अपन सीधे एसिडिक सॉइल पर। देखो एसिडिक सॉइल, देखो भाई एसिडिक सॉइल में अपन को क्या क्या बातें करनी है। पहली बात सिंपल आ गया भाई, फिर से आ गया, एसिडिक सॉइल का पीएच कितना होता है, लेस देन 7। आपको क्या लिखना है, हमेशा 7 ही लिखना है। अब इस वाले चीज को मत बोल देना सर 7 है तो फिर 6.6 न्यूट्रल कैसे हो गया, वो रेंज वाली बात कर रहे हैं अपन। वैसे तो न्यूट्रल 7 ही होता है, लेकिन सॉइल पीएच में एक रेंज वाली बात करता है। रेंज में पूछा जाए तो आपको आंसर ये देना है, नॉर्मली एक सिंपल डाटा पूछा जाए तो 7 लिखना है, 7 से कम एसिडिक माना जाता है। तो पीएच जिसका 7 से कम होगा वो आपका क्या कहलाता है, एसिडिक कहलाता है। अब यहाँ पर सोर्स की हम बात करें कि भाई ये एसिडिक का सोर्स क्या है, कैसे ये एसिडिक हुआ, सोर्स ऑफ द एसिडिक नेचर, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई सोर्स की जगह चाहो तो आप रीजन लिख सकते हो। कई किताबों में रीजन करके लिखा है, कई किताबों में सोर्स करके लिखा है, बात एक ही है कि भाई ये जो एसिडिक नेचर है या ये सॉइल एसिडिटी है उसका मेन सोर्स क्या है या उसका कारण क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है यहां पर हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल। ज्यादा बारिश होने से एसिडिक नेचर क्यों कैसे हो जाता है, पहले तो आप देखो भाई बेसिक नेचर क्यों होता है, इस चीज को समझो। ये जो बेसिक नेचर है ना ये हमेशा होता है सॉल्ट की वजह से, हमेशा याद रखना। बेसिक नेचर किसकी वजह से होता है, सॉल्ट की वजह से। सॉल्ट जैसे कि सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कोई भी सॉल्ट हो, कैटायन एनायंस में कोई सा भी सॉल्ट हो। सॉल्ट जो होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर के लिए, या कहें अपन एल्कलाइन नेचर के लिए, या फिर हम कहें सैलाइन नेचर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सॉल्ट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चाहे वो सोडियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, क्लोराइड हो, कुछ भी हो, हमेशा ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिक नेचर के लिए। अगर बहुत तेज बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होगा, सॉइल के पास जितने भी सॉल्ट हैं, अब सॉल्ट है पानी के अंदर तुरंत वो घुल जाएंगे, और जब पानी बरसेगा तो पानी के साथ वो पानी नीचे की तरफ जाएगा। पानी की क्या होगी यहाँ पर, लीचिंग होगी। और इस लीचिंग में जब पानी नीचे की तरफ जाएगा तो उसके साथ ये सॉल्ट जो होते हैं ना वो भी पानी के साथ घुल करके नीचे चले जाते हैं, इसलिए तो उसको कहते हैं लीचिंग। तो लीचिंग की प्रोसेस में मेन जो होते हैं वो सॉल्ट लॉस हो जाते हैं। तो सॉल्ट जो होते हैं वो इस हाई रेनफॉल में अपने लीच्ड आउट हो जाते हैं। सॉल्ट्स जो होते हैं अपने इन द सॉल्ट इन द सॉइल आर लीच्ड आउट। सारे के सारे सॉइल जो है वो पानी में घुल करके लीच हो गए, और रह क्या जाता है, हाइड्रोजन आयन रह जाएंगे, एल्यूमिनियम आयन। ये दो तो बड़े इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन। ये आपके सॉइल में रह जाते हैं, रिमेन इन दी सॉइल। ये सॉइल में रहते हैं क्योंकि जो उतने ज़्यादा सॉल्युबल होते नहीं हैं, सॉल्ट सारे सॉल्युबल हो जाते हैं तो वो सब पानी के साथ नीचे लॉस हो जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं। ये चीज़ें रह जाती हैं जिसकी वजह से सॉइल और ज़्यादा एसिडिक नेचर की हो जाती है। दूसरा है यहाँ पर पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल कि भाई जिस पत्थर से ये बने हैं, जिस चट्टानों से ये मिट्टी बनी है, अगर वो चट्टान ही एसिडिक है तो फिर कोई क्या कर सकता है उसमें। अगर वो चट्टान जिस पेरेंट से ये सॉइल बनी है, अगर वो पेरेंट ही एसिडिक है तो ऑब्वियसली बात है भाई मेरे माता पिता में O पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है मेरे अंदर भी O पॉजिटिव ही होना है, उसका कोई कुछ दूसरा रीजन हो नहीं सकता। एक सॉइल एसिडिक है क्यों है, क्योंकि वो बनी जिस चट्टान से वो खुद ही एसिडिक है, तो सीधी सी बात है सॉइल भी कैसी होगी, एसिडिक होगी। जैसे मैं बात करूं ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट क्या है, एक एसिडिक रॉक है, एक एसिडिक रॉक है। अगर ग्रेनाइट से कोई भी सॉइल बनती है, चट्टानों से ही सॉइल बनती है वेदरिंग प्रोसेस होकर के, तो वो सॉइल भी कैसी होगी, एसिडिक नेचर की ही होगी। तो पेरेंट मटेरियल यहाँ पर हो सकता है।
तीसरा यहाँ पर हम बात करें एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर का यूज करना जिनसे एसिड बनता हो, यूज ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर का हम लोग यूज कर रहे हैं जिनसे एसिड बनता हो या जिनका एसिडिक रेसिड्यूअल नेचर हो, एसिडिक रेसिड्यूअल इफेक्ट होता हो, जिनका यूज करने के बाद वो अपनी एसिडिटी वहीं सॉइल के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी जो है वो एसिडिक नेचर की हो जाती है। एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर, इसलिए कभी कभार यूज करने से कुछ नहीं होता। अगर आप लगातार यूज करते हो, कंटिन्यूअस अगर आप इनका यूज करते हो, कंटिन्यूअस यूज ऑफ एसिडिक नेचर फर्टिलाइजर, एसिडिक नेचर फर्टिलाइजर को अगर आप लगातार यूज करते हो तो उससे फिर आपकी मिट्टी सॉइल जो है वो एसिडिक हो सकती है। एग्जांपल में जैसे कि अमोनियम फर्टिलाइजर, अमोनियम फर्टिलाइजर में जैसे कि आपका अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जिनका बहुत यूज होता है। इसके अलावा आपका यूरिया है, यूरिया का भी ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो एसिडिक नेचर की हो जाती है। ये अपने रेसिडुअल इफेक्ट मिट्टी में छोड़ जाते हैं और उससे एसिडिक फर्टिलाइजर मतलब एसिडिक सॉइल हो जाती है। ये तीन हो गए। इसके अलावा एक और देखो भाई, ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस, इसकी वजह से भी होता है ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। जब ये ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस इनका डिकम्पोजिशन होता है, कौन करता है भाई इनका डिकम्पोजिशन? इनका डिकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इनका डिकम्पोजिशन होगा। तो इनका जब डिकम्पोजिशन होता है तब वहां पर अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड वहां पर बनते हैं, और साथ ही साथ डिकम्पोजिशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के एसिड और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर के एसिडिक नेचर बना देते हैं। तो ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस यूज करने पर भी, या ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस होने पर भी मिट्टी कैसी हो जाती है? एसिडिक नेचर की हो जाती है। समझ गए? अब बात करें यहां पर हम एसिडिटी होती कितने प्रकार की है। फॉर्म ऑफ एसिडिटी, सॉइल एसिडिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप लोग क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो, कुछ किताबों में क्लासिफिकेशन करके दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्लासिफिकेशन भी लिख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एसिडिटी, ठीक है, मिट्टी वाली एसिडिटी है, अपने पेट की एसिडिटी मत मान लेना इसको। फॉर्म ऑफ सॉइल एसिडिटी बेसिकली ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, ठीक है। एक तो होती है भाई एक्टिव और एक होती है रिजर्व। एक होती है एक्टिव एसिडिटी और एक होती है रिजर्व एसिडिटी। और ये जो रिजर्व एसिडिटी है ना, फिर ये दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्सचेंजेबल वाली और एक होती है नॉन एक्सचेंजेबल वाली। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो ये है, और आपको भी यही पढ़नी है, एक्सचेंजेबल वाली। कई जगह तो आपको बस एक्टिव और डायरेक्ट एक्सचेंजेबल बोल देते हैं, रिजर्व बोलते ही नहीं, केवल दो प्रकार की एसिडिटी बोल देते हैं कि भाई एक होती है एक्टिव एसिडिटी और एक होती है एक्सचेंजेबल एसिडिटी, ठीक है। कुछ किताबों में तो आपको यही दो सोर्स मिलते हैं, वो नॉन एक्सचेंजेबल रिजर्व तो कुछ शब्द मिलेगा ही नहीं, केवल ये दो चीज़ें मिलेंगी, एक एक्टिव एसिडिटी होती है, एक एक्सचेंजेबल होती है, और दोनों ही वैसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप देखो, एक्टिव एसिडिटी और एक्सचेंजेबल एसिडिटी क्या होती है। हमने बताया था कि भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से एसिडिटी होती है, बिल्कुल होती है। ये जो एक्टिव एसिडिटी है ना, वो उसी की वजह से होती है, ड्यू टू दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है? ध्यान रखना, ये जो है वो सॉइल सॉल्यूशन की बात हो रही है, बस यहाँ पर एक बड़ी कहानी यही है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सॉइल सॉल्यूशन की। और यहाँ पर कुछ किताबों में हाइड्रोजन आयन, जबकि कुछ अच्छी किताबों में तो एल्यूमिनियम आयन का भी जिक्र है। हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन कंसेंट्रेशन होता है सॉइल सॉल्यूशन में। ध्यान रखना, ये बात करो, ये किसकी? सॉइल सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर सॉइल सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन कंसेंट्रेशन होता है तो उसकी वजह से जो एसिडिटी बनती है वो एक्टिव एसिडिटी कहलाती है। और ये वही एक्टिव एसिडिटी है जिसको पीएच से मापा जाता है। पीएच मीटर जो होता है वो एक्चुअल में कौन सी एसिडिटी मापता है? यही एक्टिव एसिडिटी को ही मापता है, ठीक है। पीएच जो होता है वो यूजुअली इस एक्टिव एसिडिटी को ही मापता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन कंसंट्रेशन सॉइल सॉल्यूशन में होता है। वहीं अगर हम बात करें इस एक्सचेंजेबल एसिडिटी की, तो यहाँ पर भी होता है क्या? हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन, बस ये दोनों कैसे होते हैं? एक्सचेंजेबल होते हैं।
किसी दूसरे कैटायन के साथ ये एक्सचेंज हो सकते हैं। तो एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन इन द सॉइल कॉलॉइड, ये अंतर हो गया। यहां पर सॉइल कॉलॉइड शब्द का यूज किया जाता है, यहां पर सॉइल सॉल्यूशन शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्ट रिप्लेसेबल एसिडिटी भी कह सकते हैं, आल्सो कॉल्ड सॉल्ट रिप्लेसेबल एसिडिटी। सॉल्ट रिप्लेसेबल एसिडिटी भी इसको कहा जाता है। एक्सचेंजेबल एसिडिटी को सॉल्ट रिप्लेसेबल एसिडिटी भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन एल्यूमिनियम आयन ये एक दूसरे से एक्सचेंज कर जाते हैं, ये आपस में नहीं किसी दूसरे सॉल्ट से एक्सचेंज कर जाते हैं। ठीक है, सॉइल कॉलॉइड्स में ये होती है और ये सॉइल सॉल्यूशन में होती है। अब यहाँ पर कॉलॉइड की बात हो रही है तो फिर कॉलॉइड भी बताओ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये एक्सचेंजेबल एसिडिटी किस कॉलॉइड में सबसे ज़्यादा है, तो वो है मोंटमोरिनोलाइट में, मोंटमोरिनोलाइट। हे भगवान, मैं कब सीखूंगा ये बोलना। दूसरा यहाँ पर वर्मीकुलाइट, वर्मीकुलाइट, और सबसे कम होता है केओलिनाइट में। ठीक है, ये याद रखना। लोएस्ट, सबसे कम लोएस्ट एक्सचेंजेबल एसिडिटी किस में है, केओलिनाइट में, और मैक्सिमम हाईएस्ट एक्सचेंजेबल एसिडिटी कहाँ पाई जाती है, आपकी मोंटमोरिनोलाइट में पाई जाती है। बात समझ गए। यहाँ पर इसका अगर मैं कंट्रीब्यूशन बात करूँ तो केवल 1% कंट्रीब्यूशन है इसका, बस ओनली 1% कंट्रीब्यूशन इन दी सॉइल एसिडिटी। सॉइल की एसिडिटी में इसका केवल 1% कंट्रीब्यूशन है। वहीं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस एक्सचेंजेबल एसिडिटी का, 99% कंट्रीब्यूशन है इसका सॉइल एसिडिटी में, इन दी सॉइल एसिडिटी। ठीक है, 99%। वाह, 1 मिनट रुकिएगा। कितना, दूसरा पेन निकालो भाई, पेन ही गिर गया उधर। एक मिनट। पेन तो ठीक से पकड़ा करो भाई, देखो वो टेबल के नीचे घुस गया। एक मिनट। हाँ जी, बड़े तमाम इसके क्या बताएं। चलो, इतनी बातें समझ आ गई, आगे बढ़े। अब ये तो हमने बात की किसकी, एसिडिक सॉइल की, कि एसिडिक सॉइल में सोर्स क्या है, रीजन क्या है, फॉर्म क्या है। अब बात करते हैं कि भाई सॉइल अगर एसिडिक हो गई है तो उसको मैनेज कैसे करें। मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल का मैनेजमेंट क्या है, ये देखो। अगर किसी सॉइल के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो गई है तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। सबसे पहला तो है कंटिन्यूअस फ्लूडिंग, पानी बहाओ, जितना पानी आप बहा सकते हो बहाओ। ड्रेनेज करो, ड्रेनेज ऑफ दी सॉइल। भैया तेज पानी बरस रहा था तो उसकी वजह से सॉल्ट जो सॉल्युबल थे वो तो अपने चले गए नीचे। अब जो रह क्या गया था ऊपर, हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन, उनको कैसे हटाएं। इतना पानी उस फील्ड में से बहाओ कि सारा की सारा जो हाइड्रोजन आयन और आपका एल्यूमिनियम आयन जो भी एसिडिक मटेरियल है वो सारा बह जाए आपका। तो यहाँ से क्या होगा भाई, जो भी आपका एसिडिक मटेरियल है वो आपका हट जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, IMP लगा लो इसके ऊपर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइमिंग मटेरियल का यूज करना अपन को, यूज ऑफ लाइमिंग मटेरियल। लाइम मटेरियल या लाइम का यूज करें। अब लाइमिंग मटेरियल एक्चुअली बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहला आपका एक लाइम स्टोन है जिसको हम लोग कैल्साइट भी कहते हैं, लाइम स्टोन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्साइट, या इसी को अपन लोग कह सकते हैं कॉमन लाइम, कॉमन लाइम।
क्या होता है भाई ये CaCO3, ये तो वो हो गया सिलेक्ट लाइम, CaCO3। कौन सा आपका लाइमस्टोन या कैल्साइट या कॉमन लाइम, वो है आपका CaCO3। अब ये यहाँ पर देख रहे हो आपको कैल्शियम है, ये कैल्शियम वहाँ पर सॉल्ट की तरह काम करेगा और उसके एसिडिक नेचर को कम करेगा और उसके pH को बढ़ाने का काम करेगा। आप इसी CaCO3 को हीट कर सकते हो, इसको आप हीट कीजिए, हीट करने पर आप इसका कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा भाई, क्विक लाइम बन जाएगा। क्विक लाइम को हम लोग कह सकते हैं बर्न्ट लाइम, जला हुआ। ये होता है क्या आपका CaO, इसमें से अब हटा दिया हमने क्या कार्बन वाला। तो अगर आप इसको हीट करके बनाएं, अगर सिंपल सा आप इसको हीट कर दे तो क्या बन जाएगा, क्विक लाइम बन जाएगा या फिर बर्न्ट लाइम बन जाएगा। और अगर इसी क्विक लाइम में हम लोग पानी ऐड कर दें, H2O ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा आपका क्या, हाइड्रेटेड लाइम। इसी को हम लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या कहते हैं इसी को, स्लैग्ड लाइम। ये हो जाता है क्या आपका CaOH का होल ट्वाइस। अगर इसमें पानी ऐड कर दें तो ये हाइड्रेटेड लाइम कहलाता है, स्लैग्ड लाइम कहलाता है। तो चूंकि ये स्लैग्ड लाइम है इसलिए इस क्विक लाइम को हम लोग अनस्लैग्ड लाइम कह देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं बताने का। इसके अलावा एक आपका डोलोमाइट भी है। डोलोमाइट ये होता है Ca.MgCO3 डोलोमाइट। ये डोलोमाइट भी है, ये भी आपका एक लाइमिंग मटेरियल है। अगर आप इस डोलोमाइट को हीट करते हो तो भी इससे क्या बन जाएगा, इसको भी गर्म करने पर आपका बर्न्ट लाइम या क्विक लाइम बनता है। ठीक है, तो ये आपका लाइमिंग मटेरियल। एक्चुअल में ये लाइम मटेरियल जो होता है वो सॉइल कॉलॉइड से रिएक्ट करता है और वहां पर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन को रिप्लेस कर देता है। ये बेसिकली जो लाइम मटेरियल होता है ये करता क्या है, रिएक्ट विद द सॉइल कॉलॉइड, जो सॉइल कॉलॉइड होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है और वहां से हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन को रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस इन द सॉइल कॉलॉइड। और जब हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन ही नहीं रहेंगे, वहाँ पर रिप्लेस किससे हो जाएंगे, यूजुअली कैल्शियम के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, तो वहाँ पर अपने आप ही एल्कलाइन नेचर उनका बढ़ जाता है। ये लाइमिंग मटेरियल हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर बेसिक फर्टिलाइजर का यूज़ कर सकते हो। भाई आप लगातार एसिडिक फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे थे इसलिए सॉइल एसिडिक हो गई, तो आप एक काम करो, उसका उल्टा कर दो, यूज़ ऑफ द बेसिक फर्टिलाइजर। अब आप बेसिक फर्टिलाइजर का यूज़ करें, बेसिक फर्टिलाइजर का यूज़ करोगे, जैसे अपना सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट, इसका यूज़ करो, सोडियम नाइट्रेट का, ये बेसिक फर्टिलाइजर हो गया। और बताएं भाई यहाँ पर आप यहाँ पर रॉक फॉस्फेट का यूज़ करें, यूज़ ऑफ रॉक फॉस्फेट। ठीक है, रॉक फॉस्फेट का यूज़ करेंगे तो उससे भी अपनी एसिडिटी कम होती है। इसके अलावा यहाँ पर आप बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ में से भी आता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी से भी आता है, शुगर इंडस्ट्रीज़ में से भी आता है। जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूं कि भाई स्टील इंडस्ट्रीज़ का कौन सा वेस्ट हमें लेना है, यहाँ पर एक शुगर इंडस्ट्रीज़ इसका इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। शुगर इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट कहें या बाय प्रोडक्ट कहें, जो भी आप कहना चाहो। जैसे अगर मैं यहाँ पर स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो बेसिक स्लैग का आप यूज़ करें। शुगर इंडस्ट्रीज़ में आपने नाम सुना होगा, अरे क्या है, मोलेसिस नहीं, ओहो, प्रेस मड, यस, प्रेस मड। बड़ी मुश्किल से याद आया अब भाई प्रेस मड हमको। तो ये प्रेस मड क्या है, शुगर इंडस्ट्रीज़ का एक बाय प्रोडक्ट है। इस प्रेस मड का मोलेसिस उसमें यूज़ होगा एल्कलाइन में हालांकि मोलेसिस प्रेस मड दोनों यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें प्रेस मड शुगर इंडस्ट्रीज़ का एक बाय प्रोडक्ट मान लीजिए या उसका वेस्ट मटेरियल मान लीजिए। इसके अलावा पेपर मिल, जो पेपर मिल है वहाँ से जो भी अपना पेपर मिल का कचरा बाहर निकलता है, पेपर मिल स्लजिस, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो एसिडिटी को कम करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा
एसिडिटी है लेकिन फिर भी कम नहीं हो रही है, तो आप एक काम करो, जो एसिडिक टॉलरेंट क्रॉप है उनका यूज़ करो, उनको ग्रो कराओ। ग्रोइंग ऑफ एसिडिक टॉलरेंट क्रॉप, एसिडिक टॉलरेंट क्रॉप को ग्रो कराओ। अब इस एसिडिक टॉलरेंट क्रॉप में भी 3 कैटेगरी बन जाती हैं। एक तो है जो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, मतलब हाईली एसिडिक टॉलरेंट क्रॉप, हाईली एसिडिक टॉलरेंट क्रॉप, ये हाईली एसिडिक वाले हो गए। एक होते हैं मॉडरेटली टॉलरेंट, मॉडरेटली एसिडिक टॉलरेंट क्रॉप, ये मॉडरेटली वाले हो गए। एक होते हैं आपके स्लाइटली एसिडिक टॉलरेंट क्रॉप। एक तो होते हैं हाईली एसिडिक टॉलरेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक कंडीशन, जैसे 4 से 6 pH में आते हैं। अपना राइस हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, ये आपके क्या हो गए भाई, हाईली एसिडिक टॉलरेंट क्रॉप है, राइस, पोटैटो। इसके अलावा आपका चाय है, टी है, ये हो गए, ये आपके हाईली एसिडिक टॉलरेंट हो गए। मॉडरेटली में अगर हम बात करें तो वीट हो गया आपका, मेज हो गया, वीट है, मेज है, ये आपके कैसे हो गए, मॉडरेटली टॉलरेंट हो गए। स्लाइटली में अगर हम बात करें तो टोमेटो है, ठीक, इनको आप याद रखिएगा। और कैरेट लिख लो एक, यूजुअली आपको ऑलमोस्ट सभी किताबों में इनके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये तो भाई एसिडिक सॉइल की बात होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपन लोग उस सॉइल की जो अल्कलाइन कंडीशन में आती है, या फिर अपन कहें जिसका पीएच है 7 से ज़्यादा, जिसका पीएच होता है मोर देन 7, जिसका पीएच 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा पीएच कब होगा, जब उसमें सॉल्ट ज़्यादा होंगे। तो हम कह सकते हैं कि वो सॉइल कैसी होगी, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, ठीक है। पर इसी में अलग अलग कैटेगरी बन जाती हैं। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में ही अपन एल्कलाइन भी आ जाता है, ठीक है, इसी को अपन सैलाइन भी कह सकते हैं। इसी में अपन सोडिक शब्द का भी यूज़ करते हैं, एल्कलाइन सोडिक, वैसे तो एक ही बात होती है, एक सोडिक सैलाइन होती है। तो ये सब चीज़ें इसमें, ठीक है। तो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल या एल्कलाइन का हो, सैलाइन का हो, सोडिक का हो, सैलाइन सोडिक का हो, इन सब का पीएच 7 से ज़्यादा होगा, ठीक। और ये बेसिकली मेन कारण क्या है यहाँ पर, मेन कारण है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर डिसॉल्व्ड सॉल्ट। जितने ज़्यादा सॉल्ट होंगे, कैसे, सॉल्युबल वाले, जितने ज़्यादा डिसॉल्व्ड सॉल्ट उसके अंदर होंगे सॉइल के अंदर, उतनी ही ज़्यादा उसका पीएच होगा, या उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर एल्कलाइन कंडीशन या सैलाइन कंडीशन बढ़ेगी, चाहे वो कैटाइन हो चाहे वो एनाइन हो, ठीक है। यहाँ पर फ़र्क ये नहीं कि सिर्फ कैटाइन ही होने चाहिए, कैटाइन एनाइन में से कोई भी हो। कैटाइन में जैसे मोस्ट पॉपुलर आपका सोडियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मोस्ट पॉपुलर है। अपना एनाइन में जैसे कि क्लोराइड आयन हो गया, सल्फेट हो गया, SO4 डाई नेगेटिव, कार्बोनेट हो गया, CO3 डाई नेगेटिव। इसके अलावा बाइकार्बोनेट भी है, बाइकार्बोनेट भी है। ये सब आपके एनाइन हो गए। बेसिकली इन सॉल्ट की वजह से सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल बन जाती है, एल्कलाइन या सैलाइन या सोडिक या सैलाइन सोडिक सॉइल यहाँ पर बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ अपन देखते हैं कि भाई सोर्स क्या है, सोर्स बताइए सबसे पहले तो, या फिर आप कहें रीज़न कहिए, रीज़न बताइए सॉल्ट अफेक्टेड सॉल्ट का। जो भी सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है वो बेसिकली क्यों है। तो यहाँ पर कुछ तो अपोजिट हो जाएंगे, जैसे वहाँ पर हाई रेनफॉल था, यहाँ पर लेस रेनफॉल हो जाएगा, कम बारिश होने की वजह से। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर एरिड रीजन होते हैं, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन जो होते हैं, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में एक तो बारिश बहुत कम होती है, बारिश यहाँ पर बहुत कम है, एक तो ये कारण है। इसके अलावा यहाँ पर जो एवोपोरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बारिश कम है और एवोपोरेशन हाई है। ये दो मेन कारण है जिसकी वजह से जब एवोपोरेट होगा, पानी जब नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो वो सॉल्ट भी साथ में लेकर के आता है, तो पानी पानी एवोपोरेट हो जाता है, सॉल्ट जो है वो सॉइल की सरफेस पर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एसिडिटी बढ़ जाती है। और बारिश होती नहीं है, बारिश नहीं होती तो वहाँ पर लीचिंग भी नहीं हो पाती, समझ गए। तो जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर वो एवोपोरेट नहीं हो पाते, लेकिन पानी जब एवोपोरेट होकर के, मिट्टी में से पानी जब बाहर निकलेगा एवोपोरेट होकर के, तो निचली वाली सतह से जब पानी बाहर आएगा तो वो साथ में सॉल्ट को लेकर भी आ जाता है, और जब सॉल्ट को लेकर के आएगा तो वो सॉल्ट जो है वो ऊपर वाली सरफेस पर ही रह जाते हैं।
और ये यूजुअली सेमी एरिड एरिड रीजन में देखने को मिलता है। दूसरा कारण है यहाँ पर बेसिक फर्टिलाइजर का यूज़ करना, यूज़ ऑफ द बेसिक फर्टिलाइजर। आप ज़्यादा बेसिक फर्टिलाइजर का यूज़ करोगे तो यहाँ पर ये कारण बन जाता है। जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आप कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत यूज़ कर रहे हो, सोडियम कार्बोनेट का बहुत यूज़ कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, आप यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट जो हमने पहले भी पढ़ा था, सोडियम नाइट्रेट, इनका आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो बेसिक फर्टिलाइज़र हो गए। इन सब का ज़्यादा यूज़ करोगे तो पीएच बढ़ेगा क्योंकि ये सब सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा एक पेरेंट मटेरियल, जैसे वहाँ पर भी था भाई, जिस मटेरियल से, जिस चट्टान से ये मिट्टी बनी है कहो तो वही बेसिक हो। जैसे हमने बात कहा बेसल्ट, बेसल्ट क्या है, एक बेसिक रॉक है। तो जब इस मिट्टी से, इस चट्टान से जो भी मिट्टी बनेगी वो भी कैसी होगी, बेसिक ही होगी। इसके अलावा हवाएं, तेज हवाएं जो चलती हैं समुद्र किनारे पर, तो उससे हवाओं से जो सॉल्ट होते हैं वो भी आ जाते हैं। सॉल्ट ब्लोन बाय द विंड, हवाओं के द्वारा, तेज हवाओं के द्वारा जब सॉल्ट भी है वो भी उड़ करके आ जाता है। यूजुअली ये कहाँ पर होता है, एरिड, जो भी एरिड रीजन है समुद्र के किनारे पर, नियर दी सी, इन दी एरिड रीजन नियर दी सी। यूजुअली अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में जितनी भी सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है वो सब हवाओं की वजह से, विंड की वजह से। ठीक है, और बताएं यहाँ पर इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर, अगर आप इरिगेशन वाटर सैलाइन वाटर है तो उसकी वजह से, अगर आपने यहाँ पर सैलाइन वाटर का यूज़ किया है तो प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर आप यहाँ पर विदाउट मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर मैनेजमेंट में जैसे कि आप मान लीजिए ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज फैसिलिटी यहाँ पर अच्छी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम कहें कि लीचिंग वाली फैसिलिटी, मतलब प्रॉपर तरीके से पानी लीच नहीं हो रहा है, ड्रेनेज नहीं हो रहा है, वाटर लॉगिंग कंडीशन बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी वाटर जो है, वाटर टेबल बढ़ जाता है और सॉल्ट सरफेस के नीचे से ऊपर आना शुरू होते हैं। जैसे मान लीजिए ये मिट्टी हो गई, ये आपका वाटर टेबल हो गया, नीचे ज़मीन के पानी हैवी है और यहीं पर मान लीजिए सॉल्ट भी है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर पानी मिलाया, पानी मिलाया, पानी मिलाया, इतना पानी मिलाया वो पानी नीचे तो जा नहीं रहा है क्योंकि लीचिंग यहाँ पर ब्लॉक है। तो वाटर लॉगिंग कंडीशन, ये पूरा की पूरा जो वाटर टेबल है वो पूरा भर जाएगा। जब ये पूरा की पूरा भर जाएगा तो जो सॉल्ट नीचे थे वो भी पानी के साथ ऊपर आ जाएंगे, वो सॉल्ट भी पानी के साथ आपके ऊपर पहुंच जाएंगे। बड़ा सिंपल सा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक गिलास में आप पानी भर दीजिए और उसके बॉटम पर आपने सॉल्ट रख दिया है। अब वो सॉल्ट आप कहोगे सॉल्ट तो नीचे है और ऊपर से आप सूखी मिट्टी डाल दीजिए। अब आपको सॉल्ट को ऊपर लाना है तो उस मिट्टी को पूरा गीला कर दीजिए, तो जो सॉल्ट है वो पानी के साथ घुल करके ऊपर तक आ जाएंगे, यानी पूरी की पूरी मिट्टी आपकी सॉल्टी हो जाएगी। तो इरिगेशन वाटर वहाँ पर अगर ठीक नहीं है, सलाइन वाटर वाला है, या फिर विदाउट मैनेजमेंट, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, प्रॉपर वहाँ पर लीचिंग नहीं हो पा रही है, लीचिंग वहाँ पर रुकी हुई है, तो इस वजह से भी वहाँ पर बेसिक नेचर बन जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें जो बच्चों में कंफ्यूज होती है कि सर सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों को बताओ। इसमें देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। एक तो आपको पीएच बताना पड़ेगा, पीएच से आप पता कर सकते हो। इसके अलावा ईसी से आप पता कर सकते हो। इसके अलावा ईएसपी से आप पता कर सकते हो। इसके अलावा एसएआर से आप पता कर सकते हो। पीएच मैंने पढ़ाई दिया, ईसी, ईएसपी और एसएआर छोटी छोटी सी चीज़ें अभी बता देंगे। अब यहाँ पर 3 कंडीशन है। एक कंडीशन तो है सैलाइन वाली, ठीक है, एक कंडीशन तो है सोडिक वाली, और तीसरी कंडीशन है यहाँ पर सोडिक सैलाइन वाली। 3 कंडीशन है, सैलाइन, सोडिक और सैलाइन सोडिक। ऐसे लिख लो इसको, पहले वो लिखा था इसलिए सैलाइन सोडिक। ये 3 कंडीशन यहाँ पर बन के आ रही हैं। एक तो है सोडिक, दूसरी है, पहली है सैलाइन, दूसरी है सोडिक और तीसरी है आपकी सैलाइन सोडिक। पीएच का बड़ा सिंपल सा मैं कहूँ, अपन ने कहा ना 7 से ऊपर जाएगा तो वो कैसी होगी, सॉल्ट अफेक्टेड होगी। 7 to 8.5 कहाँ तक, अगर 8.5 तक जा रहा है, या सिंपल सा इसको अपन लिखें लेस देन 8.5, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चे इस बात से कंफ्यूज, ये बात मैंने इसलिए लिखी है 7 to 8.5, या तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था 8.5। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँ कि भाई 8.5 से कम, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 8.5 से कम तो 4 भी होता है, 8.5 से कम तो 3 भी होता है, 2 भी 8.5 से कम है, तो क्या वो सैलाइन हो गई? नहीं, सैलाइन मतलब ये जो क्राइटेरिया है वो एक तो 7 से ऊपर तो जाना ही जाना है आपको, 7 से तो ऊपर जाना ही जाना है। ये सारी बातें 7 से ऊपर हो रही हैं, यानी कि 8.5 से नीचे मतलब कितना नीचे जाओगे, 7 तक ही जाओगे बस। यानी 7 से लेकर के 8.5 के बीच में क्या कहलाएगा, वो सैलाइन कहलाएगा।